हेलो नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष परिवार में आप सब लोगों का दिल खोल के स्वागत है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, 360 डिग्री सीरीज जहां नर्सिंग के हर सब्जेक्ट को 360 डिग्री पे घुमाया जाता है और वो क्वेश्चन डील किए जाते हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम को नस्तेनाबूद करने के लिए कतई जहर साबित होने वाले हैं। तो जोड़ दीजिएगा, जगा दीजिएगा तमाम उन विद्यार्थियों का जिनका ख्वाब है सरकारी कर्मचारी बनना। रुकना झुकना थकना किसी भी हालत में नहीं है और कंसेप्ट लॉजिक और रैशनल के दम पे अपनी जिंदगी को परिवर्तन करना चाहते हो तो जाग जाएगा और भैया जी ये तूफान मचाने के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि नर्सिंग जगत में भूचाल आएगा अपने कंसेप्ट लॉजिक और रैशनल के दम पे। एक लाइन याद रखिएगा कि सुबह सुबह का समय है, कोर्टिसोल हार्मोन अपने पीक लेवल पे चल रहा है, उसका यूटिलाइजेशन कीजिएगा और सफलता एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर मिलती है और वो एक दिन तभी आता है जिस बंदे का ख्वाब होता है सूरज की तरह चमकने का और उससे ज्यादा वो दिल लगा करके जलाता है खुद को सूरज की तरह। अरे कुल मिलाकर के कभी यही कहना चाहता है कि जो सूरज की तरह खुद को जलाएगा वही सूरज की तरह चमक के दिखाएगा। सफलता तो डेफिनेटली बढ़ चढ़ करके बोलेगी, क्योंकि मेहनत में तुम्हारे कोई कमी नहीं है और जिसके मेहनत में कोई कमी नहीं होती है भगवान उसको दिल खोल के बौछार करता है। डेफिनेटली अपने और अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए जो मंजिल को जीने की तरफ अपन आगे बढ़ बढ़े हैं और उस मंजिल को फतेह करके दिखाएंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, इस बार उड़ान तय करेगी आसमान किसका होगा। तो आसमान भी अपना होगा, जिंदगी भी अपनी होगी, जान भी अपनी होगी, रुतबा भी अपना होगा, सिलेक्शन भी अपना होगा, सिलेक्शन के बाद खुशी भी अपनी होगी। तो पड़ोसी के लिए क्या है सर? पड़ोसी के लिए यही है कि तुम जलन बरकरार रखना, हम जलवे बरकरार रखेंगे, रुकेंगे नहीं, है मेरी गारंटी है। चलेगा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर। शुरुआत करने जा रहा हूं आज के दिन के ताबड़तोड़ सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ध्यान से लैंग्वेज को देखिएगा, चारों ऑप्शन को देखिएगा, जो बेहतरीन जवाब लगे वो जवाब दे दीजिएगा। कोई भी बच्चा कट कॉपी पेस्ट नहीं करेगा और कमेंट हर बच्चा जरूर करेगा, क्योंकि कमेंट ही आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, कमेंट ही आपकी क्वालिटी को बढ़ाएगा और जितना राफेल की तरह कमेंट बॉक्स को उड़ाओगे उतना ही भयंकर मेरा कॉन्फिडेंस होगा। तो स्क्रीन के ऊपर बेहतरीन आंकड़ा मेंटेन होना चाहिए, स्वार्थी नहीं बनना है, सारथी बनना है और जोड़ देना है जल्दी से अटक से कटक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक के तमाम विद्यार्थियों को। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन रहेगा कुछ इस प्रकार से। आज के दिन का धमाकेदार सेशन का पहला क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से देखें, पहचानें, परखें और फिर अपना जवाब दें। टुकड़ टुकड़ ना देखना है। सवाल आज का पहला पूछ रहा है, ए डिलीरियस क्लाइंट, अरे एक मरीज है जिसको क्या हो रखा है, डिलीरियस क्लाइंट सी एज द डिजाइन ऑन द वॉलपेपर। अरे भैया जी, एक कोई डिलीरियस क्लाइंट है, वो वॉलपेपर दीवार पे क्या देख रहा है, वॉलपेपर देख रहा होगा, वॉलपेपर। एक क्लाइंट सी है डिजाइन ऑन द वॉलपेपर। अरे भैया जी, किसी वॉलपेपर पे कोई डिजाइन सॉरी किसी वॉलपेपर पे कोई डिजाइन देख रहा है एंड परसीव्स एज एन एनिमल, और उसे लग रहा है कोई जानवर है। अरे नेक्स्ट आपको बोल दिया, हाउ शुड द नर्स कम्युनिकेट व्हाट क्लाइंट परसीव। अरे परसीव टू द चेंजेस ऑफ शिफ्ट ऑफ द रिपोर्ट। कहने का मतलब दीवार पे कोई पर्दा है, दीवार पे कोई पेपर है, दीवार पे कोई थीम है, दीवार पे कोई वॉलपेपर है, उसको देख के उसे लगता है कि गाय खड़ी है, भैंस खड़ी है, बकरी खड़ा है, कुत्ता खड़ा है, ऊंट खड़ा है। अरे ये क्या कहलाना चाहता है, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, आइडिया ऑफ रेफरेंस या प्यारे दोस्तों इल्यूजन। तो पहला शब्द आ गया डिल्यूजन। व्हाट डू यू मीन बाय डिल्यूजन? तो डिल्यूजन का मतलब होता है फॉल्स फिक्स बिलीफ या अनसेकेबल थिंकिंग। अरे इसे क्या बोला जाता है प्यारे दोस्तों, फॉल्स फिक्स्ड, अरे फॉल्स फिक्स बिलीफ के नाम से जाना जाता है। फॉल्स फिक्स बिलीफ को अपन क्या नाम से बोलते हैं, डिल्यूजन, या इसी को अपन बोल सकते हैं प्यारे दोस्तों अनसेकेबल थिंकिंग, अनसेकेबल थिंकिंग के नाम से जानते हैं। फॉल्स फिक्स बिलीफ बोल दो या इसी को अनसेकेबल थिंकिंग बोल दो, यानी दिमाग में बैठी गई अटल बात जिसे कोई माई का लाल चेंज नहीं कर सकता, वो डिल्यूजन होते हैं। मार्केट में खूब सारे डिल्यूजन आते हैं, चलो कुछ डिल्यूजन की बात करते हैं। डिल्यूजन, आंकड़ा अटकना नहीं चाहिए। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अरे मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। ध्यान रखिएगा, यहां मैं एक बात कर रहा हूं डिल्यूजन की, पहला लिख दिया, जैसे कि डिल्यूजन ऑफ गिल्ट देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखने को मिलता है डिल्यूजन ऑफ भैया जी सेल्फ, डिल्यूजन ऑफ सेल्फ अकोस्टेशन, डिल्यूजन ऑफ सेल्फ अकोस्टेशन देखने को मिलता है। चलो, अरे नेक्स्ट इसके बाद डिल्यूजन ऑफ होपलेस देखने को मिलता है, होपलेस। नेक्स्ट डिल्यूजन ऑफ हेल्पलेस देखने को मिलता है, हेल्पलेस। अरे डिल्यूजन ऑफ वर्थलेस देखने को मिलता है, डिल्यूजन ऑफ वर्थलेस। इसके बाद डिल्यूजन ऑफ निहिलिस्टिक देखने को मिलता है, निहिलिस्टिक। इसके बाद प्यारे दोस्तों डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस देखने को मिलता है। इसके बाद डिल्यूजन ऑफ विड्रॉल देखने को मिलता है, रेफरेंस। अरे डिल्यूजन ऑफ विथड्रॉवल देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता
मिलता है, डिल्यूजन ऑफ विड्रोवल देखने को मिलता है। अरे इसके बाद डिल्यूजन ऑफ आइडिया देखने को मिलता है, डिल्यूजन ऑफ इनफेडिलिटी देखने को मिलता है, इनफेडिलिटी देखने को मिलता है। नेक्स्ट इसके बाद में प्यारे दोस्तों डिल्यूजन ऑफ या पैरानॉइड डिल्यूजन देखने को मिलता है, या डिल्यूजन ऑफ परसीक्यूशन देखने को मिलता है। अरे क्या देखने को मिलता है, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन देखने को मिलता है। अरे इसके बाद डिल्यूजन ऑफ ब्रॉडकास्टिंग देखने को मिलता है, ब्रॉडकास्टिंग क्या देखने को मिलता है, ब्रॉडकास्टिंग देखने को मिलता है। ये ऐसे कुछ मार्केट में डिल्यूजन होते हैं, इन सारे डिल्यूजन को समझते हैं। पहली बात, डिल्यूजन का मतलब प्यारे दोस्तों मैंने क्या बताया, डिल्यूजन का मतलब बताया सर फाल्स, झूठी बात, फिक्स का मतलब जम जाना, बिलीफ का मतलब सोच। व्यक्ति के दिमाग में एक ऐसी बात आकर के घर कर जाती है या बैठ जाती है जिसे कोई माइका लाल चेंज नहीं कर सकता, उसे बोलते हैं डिल्यूजन। उसी को अपन ने बोल दिया अनसेकेबल थिंकिंग, जिस सोच को कोई हटा नहीं सकता वो क्या होता है, डिल्यूजन। डिल्यूजन भैया जी थॉट के कंटेंट लेवल का डिसऑर्डर है, थॉट के कंटेंट लेवल का डिसऑर्डर है। डिल्यूजन इज अ डिसऑर्डर ऑफ थॉट। पहला आपको बोल रहा है डिल्यूजन ऑफ गिल्ट। कोई भी व्यक्ति है जो अपने ऊपर गणना कर रहा है, मान लीजिएगा वो किसी बच्चे को गोद में लेकर के सीढ़ियां चढ़ रहा था, अचानक से पैर फिसल गया, पानी गिरा हुआ था, तो भाई इंसान की भी गलती नहीं है, न बच्चे की न किसी परिस्थितियां गलत थी। अब वो उसी को लेकर के गणना करा, मेरी गलती है यार, मैं जाया, मैं बच्चे का ध्यान नहीं रखा, मेरे बच्चे को गोद में ले रखा था, मेरे चक्कर में बच्चे को गिरा दिया, चोट लग गई है, वो अरे वो खुद के ऊपर गिल्ट फील कर रहा है, ये कहलाता है डिल्यूजन ऑफ गिल्ट। अरे क्या कहलाता है, डिल्यूजन ऑफ गिल्ट कहलाता है। दूसरा लिखा हुआ है डिल्यूजन ऑफ सेल्फ ऑक्वेस्टेशन। हर एक होने वाली विडंबना या हानि को या लाभ को लेकर के खुद को ही विचलित करना सेल्फ ऑक्वेस्टेशन कहलाता है। गांव में लाइट चली गई, मेरी गलती है, मैं आज गांव में होता तो इन्वर्टर होता, लाइट नहीं जाती। पड़ोसी बीमार हो गया, मेरी ही गलती है, मैं जॉब करने बाहर क्यों गया, अगर मैं वहां घर पे होता तो पड़ोसी का इलाज कर देता। मम्मी बीमार हो गई, मैं घर रहता होता तो मम्मी को देख लेता। अरे भैया जी घर का काम करना मेरी ही गलती है। देश और दुनिया की तमाम गलतियां या घर के या अपने आसपास की तमाम गलतियों के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराना सेल्फ ऑक्वेस्टेशन कहलाता है। नेक्स्ट लिख दिया होपलेस। होपलेस का मतलब होप खत्म हो गई, सोच खत्म हो गई, टारगेट खत्म हो गया, विजन खत्म हो गया। किसी भी व्यक्ति जब तनाव वाली चीज में चला जाता है, जिसे अपन डिप्रेशन बोलते हैं, एक समय के बाद उसे लगता है कि अब मेरी होप, अब मेरे आगे कुछ नहीं है, मेरे है हाँ सितारों के आगे अब जहां है ही नहीं। हेल्पलेस का मतलब मेरी अब मदद करने वाला कोई नहीं है। यहां उसने झूठा होप खत्म कर लिया कि अब कोई उम्मीद नहीं है, हारे का सारा अब श्याम बाबा हमारा नहीं है। इधर हेल्प का मतलब उसने बोल दिया कि मेरी मदद करने वाला कुछ नहीं है। तीसरा बोलता है वर्थलेस का मतलब अब मेरा वजूद भी कुछ नहीं है, मैं जिंदगी में रहूं या न रहूं, अब दुनियादारी को क्या फर्क पड़ता है, मेरा तो कोई वजूद है ही नहीं। तो गिल्ट, सेल्फ ऑक्वेस्टेशन, होपलेस, हेल्पलेस और वर्थलेस, वजूद कुछ नहीं। नेक्स्ट लिख दिया निहिलिस्टिक। अरे भैया जी निहिलिस्टिक का मतलब व्यक्ति बोलता है ये विश्व कुछ भी नहीं है, अरे ये देश दुनिया कुछ भी नहीं है, ये पृथ्वी कुछ भी नहीं है, सब मोह माया है, खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे। इसका मतलब सोच लीजिएगा मामला बड़ा गंभीर है, इतनी धार्मिक बातें कर रहा है, मतलब डिप्रेशन में है बहुत ज्यादा। तो इसको अपन मोटे मोटे रूप में बोल सकते हैं ये माइल्ड डिप्रेशन, ये मॉडरेट डिप्रेशन और ये सीवियर डिप्रेशन। या अगर प्यारे दोस्तों इन सब के साथ में ये आ जाए या इन सब के साथ में और कोई एडिशनल आ जाए तो भी सीवियर डिप्रेशन में काउंट होता है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये डिप्रेशन वाले में। नेक्स्ट लिखा है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। कोई दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, कॉलेज से निकले, कॉलेज के बाहर दो लड़के खड़े खड़े आपस में बातें कर रहे थे, अपने दिमाग में फटाक से क्विक पंच कर गया और पता चला देख वो राम और सोन जो खड़े हैं वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं। कहीं पे जाकर के किसी को देखा, मान लीजिएगा कोई पत्रकार बात कर रहा है, पत्रकार एंकरिंग कर रहा है, आपने बात को सुना ही नहीं, वो पत्रकार मेरे बारे में बोल रहा है। हर जगह टारगेट कर करके बोलते रहते हो वो मेरे बारे में, वो मेरे बारे में, तो रेफरेंस कहलाता है। नेक्स्ट मैंने लिख दिया डिल्यूजन ऑफ विड्रॉल। अरे मान लीजिएगा जहां कुछ बोलना था, जहां कुछ नहीं बोल पाए, तो किसी ने बोला यार तूने बोला क्यों नहीं, तो उसने बोला यार पता नहीं, मेरे दिमाग से किसी ने बात ही निकाल दी, पता नहीं अचानक से मैं बोलने ही वाला था, उसी समय मेरे दिमाग से किसी ने बात को ही निकाल दिया। वो क्या कहलाती है? डिल्यूजन ऑफ विड्रॉल कहलाती है। अरे क्या कहलाएगी? डिल्यूजन ऑफ विड्रॉल कहलाती है। नेक्स्ट मैंने बोल दिया डिल्यूजन ऑफ आइडिया। अरे दिमाग के अंदर मुझे कोई आइडिया दे रहा है, दिमाग में मेरे कोई ये आइडिया दे रहा है या दिमाग में से कोई चीज डाल रहा है। डिल्यूजन ऑफ इनफेडिलिटी का मतलब वैवाहिक जीवन में विचलितता का आ जाना। पति सोचता है पत्नी का चक्कर चल रहा है और पत्नी सोचती है पति का चक्कर चल रहा है। पत्नी ने सोचा कि भैया जी आजकल ये ब्लेजर का कलर चेंज कर करके आते हैं, मुझे लगता है ये वाली मेहरबानी किसकी है? अरे भैया जी ऑफिस में जो नई वाली स्टाफ आई है उसी के चक्कर में कर रहे होंगे। और भैया जी पति को लगता है कि आजकल मैं जब भी आता हूं, जब भी फोन इसका लगाता हूं, फोन बिजी आता है और नया कपड़ा धोने वाला धोबी आ गया है तो मामला गड़बड़ न हो गया। कुल मिलाकर के वैवाहिक जीवन में आपस में गलतफहमियां लेकर के बैठ जाना डिल्यूजन ऑफ इनफेडिलिटी कहलाता है। वास्तविकता में किसी में कुछ नहीं है,
बस दिमाग में भ्रांतियां हैं। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, मोस्ट मार्क फीचर्स ऑफ पैरानोइड सिजोफ्रेनिया। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन का मतलब होता है प्यारे दोस्तों कि व्यक्ति हर समय यह सोचता है कि वो मुझे मारने वाला है, मेरी मम्मी मुझे मारने वाली है, पापा मुझे मारने वाले हैं, पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार, अटरम सटरम जहां जो दिखे हर एक व्यक्ति को मारने काटने की नजर से देखता है, वो डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन कहलाता है। जैसे कि ऑफिस में गया, सिक्योरिटी गार्ड ने गुड मॉर्निंग बोल करके बंदूक लेके खड़ा हुआ तो इसको लगा गोली मारेगा। मम्मी को सब्जी काटते देखा तो चाकू हाथ में देख के लगा कि छाती में घोंप के मारेगी। अरे भैया जी, अंदर से पत्नी किचन में से मान लीजिएगा सब्जी लेके आई या कुछ सामान लेके आई तो जो हाथ में था इसको लगा कि वो मार के मारेगी। कह रहे भैया जी रूम में गया तो बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, हाथ में बैट था तो लगा बच्चे बैट से मार के मारेंगे। हर टाइम मारने काटने के बारे में सोचने वाला इंसान डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, और ये मोस्ट मार्क फीचर है पैरानोइड सिजोफ्रेनिया का। डिल्यूजन ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग का मतलब मेरी बोली गई बात को मुझे लगता है किसी ने टीवी और रेडियो में बता दिया, मेरे दिमाग में चलने वाली बातों को किसी ने ब्रॉडकास्ट कर दिया, अरे इंस्टाग्राम पे लाइव कर दिया, फेसबुक पे लाइव कर दिया। ऐसी सारी की सारी चीजें देखने को मिलती है जिन्हें अपन डिल्यूजन के नाम से जानते हैं। अरे ऐसी तमाम चीजों को अपन किसके नाम से जानते हैं प्यारे दोस्तों? डिल्यूजन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? डिल्यूजन के नाम से जाना जाता है। दैट्स ऑल, ध्यान रखिएगा। तो पहला ऑप्शन तो गलत है, डिल्यूजन तो नहीं है। हेलुसिनेशन मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था, यानी यहां क्या देखने को मिलता है? फाल्स परसेप्शन इन द अब्सेंस ऑफ फैक्चुअल स्टिमुलाई, यानी झूठा अंदेशा किसी भी चीज की मौजूदगी में कर, बिना किसी चीज की मौजूदगी में कर लेना हेलुसिनेशन है। लेकिन यहां तो मौजूद है बेटा, डिजाइन तो है, बस हमने गलत पहचाना है। और डिल्यूजन में, इल्यूजन में, सॉरी हेलुसिनेशन में तो कुछ होता ही नहीं है। नेक्स्ट हो गया आइडिया ऑफ रेफरेंस, अभी बता दिया था। नेक्स्ट हो गया इल्यूजन, बेटा किसी भी चीज की मौजूदगी में गलत पहचान लेना मिस इंटरप्रिटेशन कहलाता है। अरे क्या कहलाता है? उसी को तो अपन क्या बोलते हैं? मिस इंटर, अरे उसी को क्या बोलेंगे? मिस इंटरप्रिटेशन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मिस इंटरप्रिटेशन का मतलब हो गया फॉल्स बिलीफ विद द प्रेजेंस ऑफ एक्चुअल स्टिमुलाई। वास्तविकता में कुछ मौजूद है लेकिन हमने क्या पहचान लिया? गलत पहचान लिया, परख लिया, वो कहलाता है डिल्यूजन, सॉरी आपका इल्यूजन। क्या कहलाता है? इल्यूजन। नेक्स्ट सवाल आपके सामने रहेगा कुछ इस प्रकार से, आंकड़ा अटक रहा कैसे है प्यारे दोस्तों? अरे जमीन पे बैठ के क्या आसमान को देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है आपके ऊपर और आपकी नजरें टिकी हुई है 360 के ऊपर, और दोनों मिलकर एग्जामिनर को उसकी औकात दिखाएंगे। ये खुले मन से खुला वादा करता हूं, गारंटी है मेरी दोस्त। बोला था कि कुछ भी हो सेशन आपके लिए आएगा और डेफिनेटली मैं अपने वादे को पूरा कर रहा हूं, कितनी भी परेशानियां हो, कितनी भी परिस्थितियां हो। ध्यान रखिएगा, बोला था सर्दी गर्मी बरसात, अरे हवा पानी, वातावरण में परिवर्तन, अरे हर एक परिस्थिति में आपके लिए सेशन आएगा। सेशन नहीं रुकेगा क्योंकि 360 डिग्री खाली मेरे अवेलेबिलिटी से नहीं चलती है, यह विद्यार्थियों के दिलों की धड़कनों से चलने वाला सेशन है। और जब तक विद्यार्थियों के दिल में धड़कन रहेगी तब तक 360 डिग्री आपके सामने आती रहेगी, बिना किसी रुके, बिना किसी झुके, बिना किसी थके। A postnatal mother receive the treatment for the deep vein thrombosis। एक पोस्ट नेटल कोई मदर है, वो क्या कर रही है? डीवीटी की बात चल रही है। अरे शुड बी वॉच्ड फॉर, एक कोई फीमेल है। पोस्ट नेटल का मतलब वो फीमेल जिसने अपने बच्चे को पैदा कर दिया और उसके बाद में उसमें डीप वेन में थ्रोम्बोसिस बन रहा है, तो क्या मिलेगा? डिसयूरिया, इकाइमोसिस, वर्टिगो, एपिस्टेक्सिस, इमेचूरिया, डिसयूरिया, इमेचूरिया, वर्टिगो, इमेचूरिया, और प्यारे दोस्तों इमेचूरिया, इकाइमोसिस, एपिस्टेक्सिस। सुनना शुरू करें। डीप वेन थ्रोम्बोसिस का मतलब ध्यान रखिएगा, कोई भी वर्सन है उसके ब्लड वेसल्स के अंदर, अरे कोई भी पर्सन है मान लीजिएगा प्यारे दोस्तों, उसकी ब्लड वेसल्स के अंदर क्या जमने लगा है? सर खून जमने लगा है। अरे उसकी ब्लड वेसल्स में खून का क्या जमने लगा है? थक्का जमने लगा है, ये थ्रोम्बस कहलाएगा। अरे ये चीज क्या कहलाती है? थ्रोम्बस कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कलेक्शन, कोई भी चीज का कलेक्शन, जैसे कि लिपिड है, जैसे कि मिनरल्स है, जैसे कि फैट है, ये हमारी ब्लड वेसल्स में जम जाता है, इसे थ्रोम्बस के नाम से, या इसे आगे इन फ्यूचर अपन प्यारे दोस्तों एथेरोस्क्लेरोसिस प्लेग के नाम से जानते हैं। जमा हुआ चीज थ्रोम्बस कहलाता है। थ्रोम्बस का कॉम्प्लिकेशन है कि जब ये, ध्यान रखिएगा, एक जगह टिका हुआ है और जब ये भी मूवेबल हो जाएगा, अरे ये भी जब आपका मूवेबल यानी चलता फिरता नजर आता है, तो अपन इसे प्यारे दोस्तों नाम दे देते हैं एम्बोलाई। क्या नाम दे देते हैं? इसी का नाम
एम्बोलाई हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। तो जब तक चपका रहता है, जब तक बना रहता है, जब तक टिका रहता है, थ्रोम्बस कहलाता है। और भैया जी टिकने की जगह अगर नाचने लगे, गाने लगे, आगे पीछे चलने लगे तो उसे एम्बोलाई के नाम से जाना जाता है। अरे उसे किसके नाम से जानता है? एम्बोलाई के नाम से जाना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। चलो, डीवीटी वाले मरीज में डीप वेन थ्रोम्बोसिस या डीप वेन थ्रोम्बोफेलिबाइटिस वाले मरीज में डीप वेन के अंदर ये चीज जम गई। प्यारे दोस्तों, अब इसके अंदर एक स्पेशल साइन आता है जिसे अपन बोलते हैं होमान साइन। अरे एक स्पेशल साइन आता है प्यारे मित्रों, उसे अपन क्या बोलते हैं? तो होमान साइन के नाम से जाना जाता है। होमान साइन का मतलब क्या है कि जब किसी भी मरीज को सुलाया जाता है, अरे जब किसी भी मरीज को सुलाया जाए, किसी भी मरीज को क्या किया जाए प्यारे दोस्तों? सुलाया जाए, और सोने के बाद अगर उसके पैर को प्यारे दोस्तों 90 डिग्री पे होल्ड करें, ध्यान रखिएगा, और उस पैर को डोर्सीफ्लेक्शन करें। ध्यान रखिएगा, सुला दिया, सुलाने के बाद आपने बोला कि कृपया अपने पैर को ऊपर उठाएं और उस पैर को क्या करो? डोर्सीफ्लेक्शन करो। अरे उस पैर का क्या करना है प्यारे दोस्तों? डोर्सीफ्लेक्शन, यानी अपनी बॉडी की तरफ मोड़ना है। अपनी बॉडी की तरफ उस पैर को अगर आपको मोड़ना है, और उस समय अगर आपको काफ मसल में पेन हो, अरे भैया जी उस समय आपको अगर काफ मसल में पेन देखने को मिले, कौन सी मसल में? काफ मसल में अगर आपको पेन देखने को मिले तो आप समझ जाएगा आपको कौन सा साइन देखने को मिल रहा है? होमान साइन। और होमान साइन किस में देखा जाता है? तो डीवीटी के मरीज में देखा जाता है। अब डीवीटी का मतलब आपके शरीर में कोई ना कोई ऐसी बीमारी होगी जो ब्लड का थक्का जमाती है, अरे ये थ्रोम्बस बनाएगी। और ध्यान रखिएगा, जब हमारे शरीर में थ्रोम्बस बनते हैं तो वहां क्लोटिंग फैक्टर का यूटिलाइजेशन या डिसॉल्विंग हो जाता है। जैसे ये थ्रोम्बस जमा मतलब जमाने वाली चीज आई होगी। जमाने वाले कौन होते हैं? क्लोटिंग फैक्टर। जरूरत से ज्यादा थ्रोम्बस बनने पे हमारे शरीर में क्लोटिंग फैक्टर्स की कमी हो जाती है, और एक समय के बाद हमारे शरीर में सिम्टम आ जाते हैं ब्लीडिंग वाले। इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत गहरी लाइन मैंने बोल दी। जैसे कि मान लीजिएगा आपके शरीर के अंग से खून निकल रहा है, ये निकल रहा है साहब, एग्जाम्पल के लिए। हाँ, अब इस खून को कौन जमाएगा? तो आप बोलोगे सर हमारे क्लोटिंग फैक्टर जमाएंगे। अरे इसका खून का थक्का कौन जमाएगा? क्लोटिंग फैक्टर। बेचारे ने ये जमा दिया, अरे ये थ्रोम्बस बना दिया। इसने क्या बना दिया? ये थ्रोम्बस। एक समय के बाद जब इसका काम ये हो चुका है, तो अब मुझे बताओ, अब तुम्हारे अंदर क्लोटिंग फैक्टर है क्या? नहीं है। और नहीं है तो वापस इन फ्यूचर वापस से क्या हो सकती है? ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर के जरूरत से ज्यादा शरीर में क्लोट बनने पे क्लोटिंग फैक्टर्स की कमी आ जाती है, और वापस से मरीज में इन फ्यूचर कभी भी ब्लीडिंग या ब्लीडिंग के लक्षण आ सकते हैं। तो अब डीवीटी के मरीज में अति महत्वपूर्ण चीज क्या देखने को मिलेगी? आपको ब्लीडिंग जैसे सिम्टम। पहला सिम्टम पढ़ो, डिसयूरिया। डिसयूरिया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन द यूरिनेशन या पेनफुल यूरिनेशन। मुझे बताओ कि थ्रोम्बस तो वेन में जमा, उसमें यूरिन में क्या गड़बड़ हुई? इसे कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल दीवाना। अरे प्यारे दोस्तों, डिसयूरिया नहीं होगा, उड़ा दो। इकाइमोसिस। इकाइमोसिस का मतलब हमारे शरीर पे, हमारी चमड़ी के अंदर खून की ब्लीडिंग, अरे ब्लीडिंग हो रही है जिसके कारण खून की बूंदें नजर आ रही है, दैट इज कॉल्ड इकाइमोसिस। सर ये तो होता है, ये तो डीवीटी में होता है, लेकिन क्या वर्टिगो? डीवीटी वाले मरीज को चक्कर आने का कोई रोल? सर चक्कर आने का कोई रोल नहीं है। चक्कर तो हो तब आता है जब ब्रेन के अंदर कोई एबनॉर्मल मूवमेंट हो, अरे वर्बरिंग मूवमेंट हो, फ्लक्चुलेटिंग मूवमेंट हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो पहला ऑप्शन तो गलत। दूसरा बोल दिया एपिस्टेक्सिस, नाक से खून निकल सकता है। मैंने बोला क्लोटिंग फैक्टर कम हो जाएंगे तो खून कहीं से निकल सकता है, खून कहीं पे अपना रंग प्रदर्शन, चरित्र को प्रदर्शित कर सकता है। देखते हैं, दूसरा लिख दिया हिमेचूरिया। हिमेचूरिया का मतलब यूरिन में खून आ सकता है, लेकिन फिर बोल गया डिसयूरिया, डिफिकल्टी इन द यूरिनेशन नहीं होगा। अरे डिसयूरिया नहीं होगा, हिमेचूरिया और एपिस्टेक्सिस हो सकता है, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत। तीसरा बोल दिया इमेचूरिया, यूरिन में आ सकता है। वर्टिगो, बेटा चक्कर नहीं आएंगे। अरे वर्टिगो का मतलब इस मरीज को चक्कर नहीं आएगा। हिमेचूरिया तो हो सकता है, हिमेचूरिया हो सकता है, लेकिन वर्टिगो नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन बोल रहा है इमेचूरिया, यानी भैया जी ब्लड इन यूरिन। अरे क्या देखने को मिल सकता है? ब्लड इन यूरिन, यूरिन के अंदर ब्लड देखने को मिल रहा है। ठीक है साहब, हो सकता है। इकाइमोसिस का मतलब ब्लीडिंग के ऐसे नोड चमड़ी पे हो सकता है। और एपिस्टेक्सिस का मतलब ब्लीडिंग फ्रॉम नोज। और नाक से खून निकल सकता है तो डेफिनेटली निकल सकता है। कुल मिलाकर के ये तमाम चीजें आपके देखने को मिल सकती है। अरे कुल मिलाकर के ये तमाम चीजें आपकी क्या हो सकती है? देखने को मिल सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है हिमेचूरिया, इकाइमोसिस और एपिस्टेक्सिस। हिमेचूरिया, इकाइमोसिस और एपिस्टेक्सिस, ऑल दीज साइन एंड सिम्टम्स शुड बी सीन इन द डीवीटी पेशेंट। अब डीवीटी के पेशेंट का कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि सर डीवीटी का कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? अरे डीवीटी का कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? पहली बार डीवीटी किसका कॉम्प्लिकेशन है? तो ध्यान रखिएगा, डीवीटी कॉम्प्लिकेशन है प्रोलॉन्ग बेड रिडन पेशेंट।
लंबे टाइम तक बेड पे सोना, प्रोलॉन्ग बेड रिडन पेशेंट, लगातार बेड पे सोने वाले, लगातार बिना कोई मूवमेंट, मान लो कोई पैरालिसिस है, कोई फ्रैक्चर हो गया या कोई ऑपरेशन हो गया, कुछ कंडीशन के कारण मरीज लगातार सो रहा है, सोएगा तो वेसल्स में खून बहने की जगह जमना शुरू हो जाता है, दिक्कत हो जाती है। ठीक है, इसका कॉम्प्लिकेशन डीवीटी, और डीवीटी का कॉम्प्लिकेशन क्या होता है तो प्यारे दोस्तों पल्मोनरी एम्बोलिज्म। डीवीटी का कॉम्प्लिकेशन क्या होगा कि वो उखड़ जाएगा, और वो उखड़ेगा तो कहां जाएगा, एम्बोलिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि वो जमा हुआ थ्रोम्बस अगर उखड़ा, अरे वो जमा हुआ थ्रोम्बस अगर उखड़ा तो वो कहां जाएगा सर, वो मरीज के लंग्स में जाएगा, पल्मोनरी में जाएगा, और इसका कॉम्प्लिकेशन होता है डेथ। और इसका कॉम्प्लिकेशन क्या मिलता है प्यारे दोस्तों, डेथ। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर एग्जामिनर पूछे कि प्रोलॉन्ग बेड रिडन का कॉम्प्लिकेशन डीवीटी, डीवीटी का कॉम्प्लिकेशन पल्मोनरी एम्बोलिज्म, और पल्मोनरी एम्बोलिज्म का कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, स्वाहा होता है, अरे बोले तो डेथ देखने को मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। तो कई बार एग्जामिनर बोल देता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म को प्रिवेंट करने के लिए, या शुरू से बताऊं डीवीटी को प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए, तो जवाब देना है डोर्सीफ्लेक्शन ऑफ फुट। अरे पैर को अगर ऑपरेशन हो रखा है तो भी अगर कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है तो पंजे को यूं यूं करते रहो, खून बराबर चलता रहेगा। इसको प्रिवेंट करने का टारगेट कैसे देखने को मिलता है, डोर्सीफ्लेक्शन। कैसे बचा सकते हो, इसका बचाव हो सकता है डोर्सीफ्लेक्शन ऑफ फुट, बाकी हो सकता है एम्बुलेशन। भाई या तो घूमना फिरना शुरू कर दो, या तो अगर कोई ऐसी बड़ी असुविधा नहीं है तो घूमना फिरना शुरू कर दो, और अगर कोई ऑपरेशन हो रखा है तो पैर को डोर्सीफ्लेक्शन तो कर ही सकते हो, थोड़ा तो पंजा घुमा ही सकते हो, तो मामला सेट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ठीक है डीवीटी, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है, तो ध्यान रखिएगा लेफ्ट ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन, लेफ्ट ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपसे पूछे कि ये जो थ्रोम्बस है वो कभी भी उखड़ के हमारे पल्मोनरी में नहीं जाए, उसका बचाव करने के लिए मरीज को कौन सी दे, लेफ्ट ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन देनी है। लेफ्ट साइड में ट्रेंडलनबर्ग का मतलब सर को थोड़ा सा 30 डिग्री पे झुकाई हुई बॉडी को नीचे की तरफ कर दोगे, जिससे क्या होगा, जो भी एम्बुलेंस आएगा वो राइट एट्रियम में ही एस्केप हो जाएगा, आगे नहीं जाएगा। और अगर आपसे पूछ ले कि सर पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो ही गया, ये तो बचाव था, अब हो ही गया तो क्या करो, एम्बोलेक्टमी कर दो। क्या कर दो, एम्बोलेक्टमी नाम का प्रोसीजर किया जाता है। उस एम्बुलेंस को निकालो जिसके लिए कैथेटर आता है, जिसे अपन बोलते हैं फोगेटरी कैथेटर। अरे क्या बोला जाता है, फोगेटरी कैथेटर काम में लिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। तो फोगेटरी कैथेटर काम में लेकर के मरीज की ब्लड वेसल्स में बहने वाला, तैरने वाला मूवेबल क्लॉट को निकाला जाता है। वो कोटरी का नाम, वो डिवाइस का नाम क्या है, फोगेटरी कैथेटर बोला जाता है। और अगर नहीं करेंगे तो स्वाहा, अगर नहीं करोगे तो फिर क्या देखने को मिलेगा, मरीज का क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, अरे साहब स्वाहा हो जाएगा। क्लियर। तो राइट आंसर और चीज के साथ में तमाम शब्द समझ में आ गए होंगे। राइट आंसर इस सवाल का डी गया। नेक्स्ट सवाल आपके सामने कुछ इस प्रकार से आएगा, ध्यान रखिएगा, रुकना झुकना थकना नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब मंजिल, अरे अपनी मंजिल को नहीं पा सकते तो फिर सेंस कुछ भी नहीं बचता है जिंदगी में। क्योंकि बहुत अच्छे कवि ने बहुत अच्छी लाइन बोली थी कि अपनी मंजिल को भुला करके जिए तो क्या खाक जिए, है दम तो उसे पा करके दिखा, और लिख दे खून से अपनी कामयाबी, और बोल इस किस्मत को कि है औकात तो मिटा के दिखा। तो अपनी किस्मत खुद लिखने की कोशिश कीजिएगा, और अपनी मंजिल को भुलाना नहीं है बल्कि अपनी मंजिल को पा करके दिखाना है। अपनी मंजिल को भुलाना नहीं है बल्कि क्या करना है, पा करके दिखाना है। और डेफिनेटली जब कमेंट बॉक्स राफेल की तरह उड़ेगा तो कोई दुनिया की ताकत तुम्हारे सिलेक्शन को नहीं रोक सकती, ये मेरी गारंटी है। या तो बंदा सेशन में टिका नहीं रहेगा, और अगर टिक जाएगा तो कोई माइकल लाल की औकात नहीं है कि वो उसे रोक सके। सवाल आपसे पूछ रहा है, एक क्लाइंट विद द, ओहो मौज कर दी बेटा जी, एक क्लाइंट विद द सिस्टिक फाइब्रोसिस, मरीज को बीमारी है सिस्टिक फाइब्रोसिस, इज द टेकिंग ए पेनक्रेटिक एंजाइम, और वो आपका पेनक्रेटिक एंजाइम ले रहा है। अरे द नर्स शुड द एडमिनिस्टर द मेडिकेशन। बीमारी को समझते हैं, बीमारी का नाम है सिस्टिक फाइब्रोसिस, सीएफ। ध्यान रखिएगा, बीमारी का नाम क्या देखने को मिलता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस।
सिस्टिक फाइब्रोसिस। प्यारे दोस्तों अगर मैं बोलूं कि सिस्टिक फाइब्रोसिस नाम की बीमारी, सिस्टिक फाइब्रोसिस नाम की बीमारी क्या है, तो एक प्रकार का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसी चीज देखने को मिलती है। अरे भैया जी इसमें क्या देखने को मिलेगा, तो अगर आपको बोला जाए तो आपके शरीर की जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, अरे एक्सोक्राइन ग्लैंड है, उनके सिक्रेशन थिक हो जाते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड के क्या देखने को मिलते हैं, सिक्रेशन क्या हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं। अरे कैसे देखने को मिलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड के सिक्रेशन का थिक हो जाना क्या कहलाता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस कहलाता है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, जिसमें डक्ट होती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड किसे बोला जाता है, वो ग्लैंड जिसके अंदर डक्ट होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाती है। और अगर आपसे प्यारे दोस्तों मैं बोलूं कि जब उनके सिक्रेशन थिक हो गए तो कौन कौन मोस्टली इन्वॉल्व हुआ, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व हुआ। कौन कौन इन्वॉल्व हुआ, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व हुआ। अरे इसके अलावा कौन इन्वॉल्व हुआ, तो इंटेग्यूमेंट्री इन्वॉल्व हुआ। अरे कौन इन्वॉल्व हुआ, इंटेग्यूमेंट्री इन्वॉल्व हुआ। अरे प्यारे दोस्तों इसके अलावा रेस्पिरेटरी हो गया, इंटेग्यूमेंट्री हो गया, रिप्रोडक्टिव हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन्वॉल्व हो गया। और इसके अलावा प्यारे दोस्तों गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल। तो ध्यान रखिएगा ये सारे के सारे सिस्टम क्या हो चुके हैं, इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। और इन सब के आने वाले सिक्रेशन, प्यारे दोस्तों अगर बात करते हैं किसी भी व्यक्ति के गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिक्रेशन ठीक हो गए तो अब पेनक्रियाज से आने वाला पेनक्रियाटिक जूस नहीं आएगा। अब इस मरीज में क्या नहीं आएगा सर, पेनक्रियाटिक जूस नहीं आएगा। और पेनक्रियाटिक जूस नहीं आएगा तो क्या किसी फूड का डाइजेशन होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मैंने बोला था पेनक्रियाज से ऑल टाइप ऑफ जूस या एंजाइम देखने को मिलते हैं, और वो जूस नहीं आएगा तो न तो कार्बोहाइड्रेट, न फैट, न लिपिड, किसी का डाइजेशन नहीं होगा और मरीज यूं ही घूमता रहेगा। रेस्पिरेटरी सिक्रेशन थिक होने के कारण मरीज में क्या देखने को मिलता है सर, मरीज में यहां देखने को मिलता है एक्सेसिव, अरे एक्सेसिव म्यूकस का कलेक्शन होना शुरू हो जाएगा। एक्सेसिव म्यूकस का कलेक्शन होना क्या हो जाएगा शुरू, और मरीज में म्यूकस जमना शुरू हो जाएगी। तो एक्सेसिव स्पुटम बन रहा है, वो स्पुटम जो एक्सपेल आउट नहीं हो रहा है, मरीज को सांसें उखड़ रही है, सांस लेने में तकलीफ देखने को मिल रही है, थिक सीक्रेशन देखने को मिल रहा है, चेस्ट कंजेशन देखने को मिल रहा है। इंटेग्रेंट्री से मरीज के अंदर लगातार क्या देखने को मिलता है, कंटिन्यूअस क्या देखने को मिलता है, सोडियम का लॉस होता रहेगा। अरे कंटिन्यूअस स्किन के माध्यम से वो क्या करता रहेगा, सोडियम का लॉस करता रहेगा। नेक्स्ट मैंने बोल दिया रिप्रोडक्टिव, तो मेल पार्टनर के अंदर क्या होता है, स्पर्म इजैकुलेट आउट नहीं होते हैं और फीमेल में सर्वाइकल म्यूकस थिक हो जाती है। अरे ध्यान रखिएगा मेल पार्टनर के अंदर स्पर्म क्या देखने को मिलता है, स्पर्म का इजैकुलेशन नहीं होगा। अरे क्या नहीं होगा, इजैकुलेशन ही नहीं होगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। और फीमेल में क्या देखने को मिलता है, तो प्यारे दोस्तों यहां आप लिख सकते हो सर्वाइकल म्यूकस थिक हो जाएगी। सर्वाइकल म्यूकस क्या हो जाएगी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जब सर्वाइकल म्यूकस थिक हो जाएगी तो स्पर्म पेनिट्रेट नहीं होगा। देखो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में पेनक्रियाटिक जूस नहीं आ रहा है तो खाने पाने में दिक्कत, रेस्पिरेटरी के सिक्रेशन में दिक्कत, इंटेग्यूमेंट्री में भैया जी लगातार लॉस हो रहा है, रिप्रोडक्शन में मेल में इजेकुल नहीं हो रहा है, फीमेल में पेनिट्रेट नहीं हो रहा। पेनिट्रेट बोले सर्वाइकल म्यूकस गाड़ी हो गई तो स्पर्म जा नहीं रहा। तो कुल मिलाकर के ये सारी समस्याओं के सिम्टम क्या आएंगे, यहाँ खाने की गड़बड़, यहाँ सांस की गड़बड़, यहाँ चमड़ी की गड़बड़ और यहाँ बच्चे पैदा करने की गड़बड़, ये सारे सिम्टम आते हैं। इन सभी का इलाज मैं एक सेकंड में यही कर देता हूं। क्या इलाज देखने को मिलेगा, आगे जांच कर लेते हैं, पहले वापस से इलाज पे ले आऊंगा। ऐसे मरीज का सर डायग्नोसिस कौन सी जांच करते हैं, तो जांच का नाम होता है स्वेट क्लोराइड टेस्ट। अरे कौन सा करते हैं, स्वेट क्लोराइड टेस्ट किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, स्वेट क्लोराइड टेस्ट के मरीज के अंदर क्या लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा 75 mg का पिलोकार्पिन। अरे क्या लेते हैं, पिलोकार्पिन आयंटोफोरेसिस का सैंपल लिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, पिलोकार्पिन आयंटोफोरेसिस का सैंपल लिया जाता है। और अगर रिपोर्ट बेटा लेस देन 40 आती है तो अपन रिपोर्ट को नेगेटिव कंसीडर करते हैं। अगर आपका रिजल्ट प्यारे दोस्तों अगर रिजल्ट ये आएगा तो नेगेटिव, अगर रिजल्ट आपका प्यारे दोस्तों 40 से 60 के बीच में आ गया तो इसे आप क्या बोल दोगे, डाउटफुल। अरे क्या बोलोगे, डाउटफुल बोलोगे। और आप रिपोर्ट को रिपीट कराओगे, आप रिपोर्ट को क्या कराओगे, रिपीट कराओगे। वहीं पे अगर ये मोर देन 60 आ गया तो आप इसे क्या कंसीडर कर दोगे, पॉजिटिव बोल दोगे कि हाँ बधाइयो आपको बीमारी है, जिस बीमारी का नाम है सिस्टिक फाइब्रोसिस।
आपको बीमारी है जिसका नाम है सिस्टिक फाइब्रोसिस। अब इसके इलाज के लिए अगर प्यारे दोस्तों आप बात बोलोगे तो क्या करना है, तो भैया जी खाने पीने का बचाव करने के लिए मरीज को बोलो हर खाने के साथ एवरी मील के साथ में पेनक्रेटिक जूस लेना पड़ेगा। तो प्यारे दोस्तों अगर तुम चटर पटर चटर पटर चटर पटर पापा की परियों की तरह दो रोटी खाते रहोगे तो पूरे दिन जूस लेना पॉसिबल नहीं है। तो इसे बोलो हेवी मील लेना है। अरे ध्यान रखिएगा, फ्रीक्वेंसी तो कम करनी है और क्वांटिटी को बढ़ाना है, यानी खाना दिन में 2-3 बार ही खाओ, 3 बार खाओ, सुबह दोपहर शाम, हर बार खाना खाओ, अच्छा वाला खाओ और उसी के साथ जूस ले लो। तो ध्यान रखिएगा इस मरीज को एडवाइस क्या देखने को मिलती है, हेवी मील। अरे क्या करना है, हेवी मील और विथ पेनक्रेटिक जूस। हर बार इसे क्या लेना पड़ेगा, पेनक्रेटिक जूस लेना पड़ेगा। कहां से लेना पड़ेगा, बाहर से, क्योंकि इसकी बॉडी का पेनक्रेटिक जूस तो आ नहीं रहा है। चलो दूसरे नंबर पे रेस्पिरेटरी में सिक्रेशन थिक हो गए तो यहां दवाई कौन सी देनी पड़ेगी, म्यूकोलाइटिक। अरे कोई ऐसी दवाई दो जो उस म्यूकस के प्लग को उखाड़ दे। अरे मरीज को कोई ऐसी दवाई दो जो उसके म्यूकस के प्लग को उखाड़ दे, म्यूकोलाइटिक दे दो। या इस मरीज को चेस्ट फिजियोथेरेपी दी जाती है। अरे क्या दी जाती है, चेस्ट फिजियोथेरेपी। लेकिन इसकी खास बात है ये खाने से 1 घंटे पहले और खाने के 1 घंटे बाद देनी है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट प्यारे दोस्तों, स्किन से इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहा है तो मरीज में क्या करना है, मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। अरे मरीज में क्या करना है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करना है। मरीज के अंदर क्या करना है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करने का काम करना है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। और नेक्स्ट आपका भैया जी रिप्रोडक्शन वाले का क्या करें। अरे मेल में तो स्पर्म ही बाहर नहीं आ रहे हैं। अरे स्पर्म बाहर नहीं आ रहे हैं तो स्पर्म निकालने की फैक्ट्री या मशीन तो हमारे पास भी नहीं है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, इसे बता दो कि बढ़िया तरीका है, गोद ले लो बच्चा। अरे किलकारियां नहीं गूंजेगी, क्योंकि मेल में तो होती है स्टेरिलिटी, अनेबल टू फर्टिलाइजेशन। सॉरी, मेल में तो स्टेरिलिटी हो जाएगी क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं है तो स्टेरिलिटी देखने को मिलेगी। और इनफर्टिलिटी का मतलब क्या देखने को मिलेगा कि आपस में दोनों का सामंजस्य। फीमेल में होती है इनफर्टिलिटी क्योंकि ओवम तैयार है लेकिन ओवम तक आप नहीं पहुंच पा रहे हो। क्यों, क्योंकि सर्वाइकल म्यूकस की थिकनेस बढ़ गई। तो फीमेल में इनफर्टिलिटी, मेल में स्टेरिलिटी। दोनों का बचाव करने के लिए यहां क्या बोल दो, एडॉप्टेशन। अरे बच्चा गोद ले लो, ये सबसे बढ़िया तरीका है। तो ये कुल मिलाकर के इस प्रकार के इस मरीज में इलाज करवाए जाते हैं और जो इलाज बहुत बेहतरीन ढंग से देखे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। इस प्रकार के आप मरीज को क्या इलाज सजेस्ट करोगे, मरीज को हेवी मील विद पेनक्रेटिक जूस दे दोगे, मरीज को म्यूकोलाइटिक या सीपीडी दे दोगे, मरीज को मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट को ये बारे में बता दोगे, और एडॉप्टेशन का मतलब बच्चे को गोद लेने के बारे में बता दोगे। और ये सारी चीजें बोलने के बाद आपके दिल से निकलना चाहिए, बोलो भगत और भगवान की जय। प्यारे दोस्तों ये सारी समस्याएं, ये बीमारी, ये 360 डिग्री, यही है कंसेप्ट लॉजिक रैशनल। पढ़ो सवाल को, सिस्टिक फाइब्रोसिस को पेनक्रेटिक जूस कब दें। पहला बोल दिया वंस पर डे इन द मॉर्निंग, रोज सुबह सुबह मॉर्निंग में। रोज मॉर्निंग में क्या होगा, खाने के हर साथ देना पड़ेगा, उड़ा दो। 3 टाइम पर डे विथ मील, खाने के साथ दिन में 3 टाइम। आगे पढ़ो। अरे वंस पर डे एट बेड साइड, सोते टाइम पेनक्रेटिक जूस नहीं चाहिए। 4 टाइम इन द डे, अरे हमें दिनों में नहीं, अरे मुद्दा है पेनक्रेटिक जूस खाने के साथ। अरे मुद्दा क्या है, अगर जितना तुम खाना खाओ उतनी बार जूस लेना है। तो ध्यान रखिएगा, पेनक्रेटिक जूस विथ ईच एंड एवरी मील। जितनी बार तुम खाना खाओगे उतनी बार तुम्हें पेनक्रेटिक जूस की आवश्यकता पड़ेगी। जितनी बार तुम खाना खाओगे उतनी बार तुम्हें पेनक्रेटिक जूस की आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर है बात। चलो नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिवेटेड लेवल वुड सजेस्टेड ए पॉसिबल लिवर डिसऑर्डर। किस चीज का लेवल बढ़ गया तो हमें यह समझ जाना है कि मरीज में लीवर डिसऑर्डर है। बहुत आसान है क्योंकि मैंने तो इसको टिपिकल में सॉल्व करवा दिया है, ये तो बहुत आसान ऑप्शन है। जवाब दो फटाक से। चलो
आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिवेटेड लेवल, अरे कौन सा एलिवेटेड जो लेवल देखने को मिलेगा जो सजेस्ट करेगा पॉसिबल लिवर डिसऑर्डर है। अरे मरीज में क्या देखने को मिल रहा है, लिवर डिसऑर्डर देखने को मिल रहा है प्यारे दोस्तों। तो जांच को पहला पढ़ो, सीरम पोटेशियम। बेटा सीरम पोटेशियम ज्यादातर हमें पोटेशियम लेवल के बारे में या हमारे किडनी के बारे में जानकारी देती है या सेलुलर डिस्ट्रक्शन के बारे में जानकारी देती है कि मामला या माजरा क्या है। सीरम पोटेशियम 3.5 से 5.1 होता है, उड़ा दो। क्रिएटिनिन लेवल प्यारे दोस्तों ये भी हमें किडनी के बारे में जानकारी देती है कि मरीज के अंदर बॉडी में किडनी या जो बॉडी से निकलने वाला वेस्ट होता है वो क्या है, क्या माजरा है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का मतलब इसी को अपन मेटाबॉलिक वेस्ट बोलते हैं, इसी को क्या बोला जाता है, मेटाबॉलिक वेस्ट। अरे इसी को क्या बोला जाता है, मेटाबॉलिक वेस्ट बोला जाता है। यानी हमारे शरीर में जितने भी सेलुलर डिस्ट्रक्शन या जो भी बॉडी का एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो जब हमारी किडनी में आकर के बॉडी से निकलता है तो हम अनुमान लगाते हैं कि कितना जरूरत से ज्यादा निकल रहा है, ज्यादा बढ़ रहा है, रुक रहा है, क्या है क्लियर है। तो ब्लड में देखा जाता है तो मतलब शरीर में रुकने की कैपेसिटी, और जरूरत से ज्यादा रुकेगा तो समस्या है। 8 से 25 के आसपास होता, उड़ा दीजिएगा, ये उड़ा दीजिएगा। तो यहां लिखा हुआ है भैया जी, अरे एलेनिन एमिनो ट्रांसफरेंस, ध्यान रखिएगा राइट आंसर डी जाएगा। इसी को मैंने बोला था SGPT। अरे क्या बोला था प्यारे दोस्तों, SGPT। और यहां मैंने आपको लाइन बोली थी कि जो प्यार है वही लव है, जो लव है वही प्यार है, और जो प्यारा है वही लाडला है, जो लाडला है वही प्यारा है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो प्यारा है वही लाडला है, और जो लाडला है वही भैया जी लव है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे लव बोलो, चाहे प्यार बोलो, चाहे लव बोलो, दैट्स क्लियर। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। इसके साथ में पेनक्रेटिक वाली बीमारी में मैंने आपको क्या नाम बताए थे, सीरम एमाइलेज और सीरम लाइपेज को लेकर के बोला था। एक बीमारी मैंने बोला था, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पेनक्रेटिक डिसऑर्डर, अगर एक बीमारी आपको बोल दिया जाए कि मरीज में पेनक्रेटिक डिसऑर्डर देखने को मिलता है और पेनक्रेटिक डिसऑर्डर वाले मरीज में यह चीज किस प्रकार से देखने को मिलती है, तो आपके जवाब इस प्रकार से आना चाहिए कुछ। पेनक्रेटिक डिसऑर्डर में जैसे कि एक नाम आता है प्यारे दोस्तों जिसे अपन बोलते हैं सीरम एमाइलेज। एक क्या देखने को मिलती है जिसे अपन बोलते हैं सीरम लाइपेज। एक नाम है जिसे बोलते हैं सीरम एमाइलेज और एक होता है सीरम लाइपेज। ये दो जांचें करवाई जाती है, लेकिन अभी उसी चीज को सार्थक करना है कि भैया जी जो प्यारा है अरे वही लाडला है, और जो लाडला है अरे वही तो प्यारा है। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, जो प्यार है वो लव है, जो लव है वो प्यार है। पेनक्रियाज के अंदर जांच करवाते हैं मोस्ट कॉमनली, जिसका नाम है सीरम लाइपेज। और वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, लिवर सिरोसिस में जांच कराते हैं, उसका नाम है SGPT, या जिसे आप ALT के नाम से जानते हो। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, क्लियर है। अब बाकी लिवर सिरोसिस अपन कई बार पढ़ चुके हैं तो अभी उसमें डीप में नहीं जाएंगे। राइट आंसर यहां डी देकर के एक नए सवाल की तरफ अपनी रुख करेंगे। अरे वो बहुत अच्छी लाइन कहती है ना कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। तो भैया जी तैर के दरिया पार करना है, अपने हौसलों में आग रखिएगा, और हर दिन हर पल हर समय तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि आंकड़ा इतना जबरदस्त होगा कि पड़ोसी के दिल से आहा और वाहा दोनों निकलनी चाहिए। अरे कुछ तो होना चाहिए, उसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है, और है जिंदा तो जिंदा नजर आना जरूरी है। कमेंट बॉक्स में जिंदा है तो जिंदा नजर तो आएंगे। बड़ा आंकड़ा मेंटेन करके दिखाओगे तो पूरी दुनिया की आंखें अरे चकाचौंध में घूम जाएगी कि हाँ भाई मुकाबला तो टक्कर का है, और यूपी को उसकी औकात दिखाएंगे, ये मेरा वादा है। जिस दिन पेपर में आप बैठोगे उस टाइम में मंद मंद मुस्कुराहट के साथ में बोली गई गजल मुखड़ा शायरी, अरे नजमे वजमे सारे याद आएंगे। अरे ओबीजी बाबीजी टुट्टू बच्चा भाई साहब सब याद आएंगे, ये मेरी गारंटी है। और हर सवाल में बोलोगे कि वाह 360 ने मौज कर दी, और सेंटर के बाहर आओगे तो चेहरे पे हंसी मुस्कुराहट होगी, और वही अपने जिंदगी की क्या होगी, जीत होगी उस दिन की। फटाक से जवाब दीजिएगा, क्या जवाब चला जाएगा। सवाल पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिशिएंसी, अरे किस चीज की डेफिशिएंसी या किस चीज की कमी हो गई। अरे कोज बाय द थायामीन, किसी भी व्यक्ति में B1 या थायामीन की कमी। प्यारे दोस्तों आप लोगों को पढ़ा रखा है थायामीन की कमी से होती है बीमारी जिसका नाम है बेरी बेरी, और मैंने पढ़ाया था बेरी बेरी होते हैं दो, एक तो भैया जी भारी और एक रूखा सूखा। एक तो भारी और दूसरा रूखा सूखा। भारी वाले को बोला जाता है वेट बेरी बेरी। अरे भैया जी भारी वाले बेरी बेरी को अपन बोलते हैं वेट बेरी बेरी, और भैया जी रूखे सूखे वाले को अपन बोलते हैं ड्राई बेरी बेरी। एक होता है भारी और दूसरा होता है रूखा सूखा। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। और आपको बोल दिया था मैंने कि जो रूखा सूखा होता है, अरे प्यारे दोस्तों जो भारी होता है वो दिल वाला होता है, यानी कार्डियोवास्कुलर।
अरे जो भारी होता है उसे क्या बोला जाता है, कार्डियोवास्कुलर के नाम से जाना जाता है। और जो हल्का या रूखा सूखा होता है, जो ड्राई होता है, वो कौन सा देखने को मिलता है, नर्वस वाला देखने को मिलता है। अरे क्या देखने को मिलता है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। इसी में कोरोस्कोप डेवलप होता है। अरे इसी में क्या डेवलप होता है, कोरोस्कोप। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, जो कोरोस्कोप वाली कंडीशन अपन पढ़ते रहते हैं। अरे जो कोरोस्कोप वाली कंडीशन अपन पढ़ते रहते हैं, कोरोस्कोप वाली कंडीशन कहां डेवलप होती है, तो ध्यान रखिएगा, कोरोस्कोप वाली कंडीशन हमें थायामीन की कमी में यही देखने को मिलती है। तो ये कार्डियोवास्कुलर वाला होता है, वेट होता है, ये नर्वस वाला ड्राई देखने को मिलता है। तो थायामीन की कमी से वेरी वेरी, और एल्कोहलिक के पेशेंट में कोरोस्कोप या मेमोरी लॉस जैसा डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। आपने दारू वाले मरीज को जरूर सुना होगा, अरे जो लगातार एल्कोहलिक होता है, एक दिन में कुछ नहीं होता है लेकिन एक दिन जरूर होता है, क्रोनिक एल्कोहलिक। अरे जो क्रोनिक एल्कोहलिक पेशेंट होते हैं, कौन से पेशेंट होते हैं, जो क्रोनिक एल्कोहलिक वाले पेशेंट देखने को मिलते हैं प्यारे दोस्तों, उनमें क्या देखने को मिलती है, एक तो मेमोरी डिस्टर्बेंस, मेमोरी डिस्टर्ब, एक दूसरा, एक उनका क्या हो जाता है, इमोशन डिस्टर्ब हो जाते हैं। और इमोशन कैसे हो जाते हैं, बस ऐसे, ये क्या हो जाती है, लॉस। और दूसरा उनका क्या होता है, उनमें देखने को मिलता है न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी क्यों होती है, क्योंकि उनमें ड्राई बेरी बेरी देखने को मिलती है। तो प्यारे दोस्तों, आपने जितने भी एल्कोहलिक, जो तुम्हारे रिश्तेदार या तुम्हारे मिलने में तुम्हारी नजर में आने वाले जितने भी नंबर 1 दारूड़िए हैं, जो लगातार 10-15 साल से दारू पीते हैं, उनको देखिएगा, उनको एमनेशिया होता है। उनको एमनेशिया का मतलब भैया जी, एमनेशिया, जो दारू पीने के बाद वो जो कहते हो ना, इंग्लिश बोलते हैं, वो तो टिप्पे मारते हैं। दारू पीने के बाद व्यक्ति में क्या हो जाता है, एक्सट्रीम एलिवेशन हो जाता है। एक्सट्रीम एलिवेशन का मतलब वो खुद को थोड़ा यूफोरिया में रखता है, इसलिए वो टिप्पे मारता रहता है, ये वोन वोन बड़ी बड़ी फेंकता रहता है, मोदी ने ये कर दिया, अमित शाह ने ये कर दिया, रूस ने ये कर दिया। अब उसको पता नहीं है कहां है मोदी, कहां है तू सॉरी। कुल मिलाकर के वो टिप्पे मारता रहता है और अपन उसके कॉन्फिडेंस को देख करके तारीफ करते हैं। बाकी वास्तविकता ये होती है कि उसकी मेमोरी लॉस हो जाती है, उसे इतना याद नहीं रहता है जितना पहले बचपन में रहता था। इमोशनल ब्लंट हो गए। आप दारू वाले बंदे को बिना दारू पिए जाकर के दुनिया की तमाम खुशियां सौंप दो, उसके द्वारा रिएक्शन ऐसी आएगी कि जैसे कोई लोड ही नहीं है। जैसे कि मान लो, अगर आज के दुनिया में कोई अंबानी जी को जाकर के बोले कि चलो चलो अंबानी जी, कि हाँ सर क्या हुआ, आपके खाते में 1000 रुपए आए, तो अंबानी को 1000 रुपए का क्या फर्क पड़े। जो सेकंडों के अंदर लाखों करोड़ों कमाता है उसको 1000 का फर्क पड़ेगा, तो वो रिएक्शन नहीं देता है। उसी प्रकार से इसके वो नहीं देता, अलग बात है, लेकिन इसको जाकर के दुनिया की तमाम खुशियां सौंपो और जाकर के, जैसे कि आपने बोला तुम्हारे 2 ही लड़के हैं, दोनों लड़कों की सरकारी कर्मचारी बन गए, अरे सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी बन गए, 80,000 की सैलरी मिल गई। इसने बोला ठीक है ठीक है, और सुनाओ क्या हालचाल है। अरे कहने का मतलब क्या ठीक है, कुछ रिएक्शन ही नहीं है। अरे नाच गा, ढोल बजा, नगाड़े बजा, मिठाई ला, काजू कतली खा, किसी का मुंह मीठा करा, अरे कोई रिएक्शन नहीं देता है। या दारू वाला इंसान एकदम ब्लंट अफेक्ट का होता है। और नेक्स्ट लिख दिया न्यूरोपैथी, ये बोलता रहता है मेरे हाथों और पैरों में हल्की हल्की जनन या सुन्नेस या नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन, प्रिकिंग सेंसेशन होते हैं। ये किसके कारण होते हैं, थायामीन की कमी के कारण। इसलिए जो लगातार दारू लॉन्ग टाइम से पीते हैं उनको बोला जाता है आपको थायामीन के इंजेक्शन मंथली 15 डेज से और ज्यादा पीते हो तो हफ्ते हफ्ते से भी लगाना चाहिए। ऐसे मरीजों को अपन एडवाइज क्या करते हैं, एडवाइज करते हैं प्यारे दोस्तों, थायामाइन का 100 mg का इंजेक्शन। अरे थायामाइन का क्या, थायामीन एडवाइज किया जाता है क्योंकि ये उसकी मेहरबानी, उसकी कमी से हो रहा है। चलो इधर वापस से ले आते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है ग्लोस्टाइटिस। ग्लोस्टाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ बकल कैविटी। मरीज के बकल कैविटी का इन्फ्लामेशन होने के खूब सारे कारण हो सकते हैं। बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है, इम्यूनोसप्रेशन का कारण हो सकता है, मुंह में लगातार अल्सर बनने के कारण हो सकता है, या प्यारे दोस्तों विटामिन B2 की कमी के कारण हो सकता है, या मरीज के अंदर भैया जी ध्यान रखिएगा नियासिन जैसी की कमी के कारण भी देखने को मिल सकता है, तो उड़ा दो। पेलाग्रा किसकी कमी से होता है प्यारे दोस्तों, नियासिन की कमी से। और नियासिन को अपन बोलते हैं विटामिन B3। अरे क्या बोलते हैं, विटामिन B3। और विटामिन B3 नियासिन कहलाता है। और पेलाग्रा में क्लासिकल साइन क्या आता है प्यारे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मैं यहां एक विटामिन बोल रहा हूं जिसका नाम है विटामिन B3, जिसको अपन ने बोल दिया नियासिन। और नियासिन की कमी से मरीज में क्या डेवलप हो गया, पेलाग्रा। एक्चुअल में पेलाग्रा 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्लेल प्लस आगरा। पेल का मतलब ड्राई और आगरा का मतलब स्किन, यानी मरीज की चमड़ी रूखी सूखी हो जाती है। लेकिन कई बार एग्जामिनर बोल देता है कि कौन सा खाना खाने वाले लोगों में नियासिन की कमी होती है, तो ध्यान रखिएगा जो माइज ईटिंग, मक्का खाने वाले, कॉर्न खाने वाले लोग होते हैं उनमें ट्रिप्टोफैन की कमी होती है, और जिनमें ट्रिप्टोफैन की कमी उनमें नियासिन की कमी। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे बोल दिया जाए कि किस
किस में होती है, तो माइज ईटिंग, अरे ध्यान रखिएगा, माइज या कॉर्न ईटिंग पीपल्स में देखने को मिलता है। इन पर्सन में आपको क्या देखने को मिलता है, डिक्रीज ट्रिप्टोफैन, और जिसमें ट्रिप्टोफैन की कमी होती है उसमें नियासिन की कमी, और जिसमें नियासिन की कमी उसमें पेलाग्रा, और पेलाग्रा वाले मरीज में देखा जाता है 4D साइन। अरे क्या देखा जाता है, 4D साइन। हालांकि ये होते तो 3D है, आगे 4D का रूप धारण करेंगे। 3D में क्या देखने को मिलता है, तो देखने को मिलता है डायरिया, डिमेंशिया, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, और यहां इसको रोक ना पाओगे तो आगे क्या देखने को मिल सकता है, अरे प्यारे दोस्तों डेथ। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, और लास्ट में ये रूप धारण कर लेगा जो क्या कहलाएगा, डेथ वाला देखने को मिल सकता है। ये पेलाग्रा नाम की बीमारी देखने को मिलती है जिसमें चमड़ी कट जाती, फट जाती, कैसल नेकलेस जैसे भी लक्षण देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया। और पहला लिखा है एंगुलर स्टोमेटाइटिस का मतलब होता है मरीज के जो आउटर कॉर्नर ऑफ द माउथ होते हैं वो फट जाते हैं। सर्दी के मौसम में होठ फटे या माउथ के कॉर्नर फटे कॉमन है, लेकिन भैया जी अगर किसी स्पेशल विटामिन की कमी से फटे तो वो होता है विटामिन B2, अरे जिसे अपन राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। आपका यहाँ राइट आंसर क्या जाएगा, बेरी बेरी। अरे क्या जाएगा, बेरी बेरी। ध्यान रखिएगा, अपन ने बहुत पहले पढ़ लिए थे, ये तो कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में भी पढ़ के आए थे। आए या नहीं आए, नेक्स्ट सवाल आपके सामने, फटाक से पढ़े और जवाब दें। ड्यूरिंग विच वीक ऑफ प्रेगनेंसी लाइटनिंग कैन बी फेल्ट बाय द प्रेग्नेंट मदर। अरे प्रेगनेंसी के कौन से समय में फीमेल लाइटनिंग महसूस करती है। लाइटनिंग को प्यारे दोस्तों अपन ने पहले भी पढ़ लिया था, उसे बोला जाता है वेलकम साइन। अरे क्या बोला जाता है, प्रेगनेंसी में लाइटनिंग का दूसरा नाम अपन ने वेलकम साइन बोला था। और मैंने बोला था लाइटनिंग कब होता है, तो 36 से 38 वीक में होता है प्यारे दोस्तों, जिसको अपन ने बोला था 36 वीक का मतलब मल्टी ग्रेविडा। किसमें बोला था, मल्टी ग्रेविडा। और प्यारे दोस्तों 38 वीक में किस में होता है, तो मैंने बोला था प्राइमी ग्रेविडा। क्या हो सकता है, प्राइमी ग्रेविडा, यानी जो नई नवेली फीमेल होगी उसमें 36 वीक में, सॉरी 38 वीक में। और जो टैलेंटेड है, जो पुरानी है, उसमें कब देखने को मिलता है, पहले होता है। लाइटनिंग का मतलब जैसे ही प्रेगनेंसी में बच्चा ऊपर 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 जाता रहता है, जैसे कि मान लीजिएगा ये आपकी यूट्राइन बॉडी, अरे ये आपकी क्या देखने को मिली है, यूट्राइन बॉडी। मान लीजिएगा इसमें आपका प्यारे दोस्तों ये बच्चा यहां था, अब ये बच्चा यहां था तो फीमेल के डायफ्राम को कंप्रेस कर ही रहा था। जैसे ही अब ये बच्चा पैदा होने के लिए धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसक के आता है, और ये बच्चा धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसक के आता है, उसे क्या बोला जाता है प्यारे दोस्तों, इसी को बोला जाता है लाइटनिंग। अरे क्या बोला जाता है, इसी को अपन लाइटनिंग के नाम से जानते हैं। जैसे ये बच्चा नीचे आएगा, मां एक तो क्या फील करेगी, रिलैक्सेशन फील करेगी। अरे मां क्या फील करेगी, एक तो रिलैक्सेशन फील करेगी। अरे क्या फील करेगी, रिलैक्सेशन, एकदम कंफर्टेबल फील करती हुई नजर आएगी, जिससे मरीज को एकदम सुकून वाली चीज देखने को मिलेगी। ध्यान रखिएगा, यहां राइट आंसर क्या चला जाएगा, 36 वीक जाएगा, क्योंकि सर 38 भी
तो है, लेकिन 36 से पहले तो आ ही नहीं सकता। अगर उत्तर 38 दूंगा तो एग्जामिनर बोलेगा बेटा 36 पे भी तो आता है। मैंने बोला सर 36 38, उसने बोला मैंने कहां बोला कि प्राइमरी है या मल्टी है, मैंने नहीं बोला। जब नहीं बोला तो अपने आप एज सून एज पॉसिबल जवाब दो। एज सून एज पॉसिबल का मतलब जो नजदीक जवाब है वो 36 दे। वो 38, अरे 34 नहीं है, 38 होता है, 40 तो होता ही नहीं है। लेकिन अगर सवाल में लिख देता कि भैया जी प्राइमरी ग्रेविडा है तो मेरा जवाब 38 जाता, अगर लिख देता मल्टी ग्रेविडा है तो मेरा जवाब क्या जाता, 36 देखने को मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। समझ में आई मेरी बात? चलिएगा नेक्स्ट सवाल आपके सामने क्या देखने को मिलेगा, ये वाला। A nurse best approach when caring for a confused older client is to provide an environment with। अरे कहने का मतलब एक कंफ्यूजन में जीने वाला व्यक्ति है। अरे कंफ्यूजन का मतलब देखने को मिल रहा है वो डिसीजन नहीं ले सकता, आगे जाऊं पीछे जाऊं दाएं जाऊं बाएं जाऊं यहीं रुकूं सोऊं उठूं जागूं, ऐसा कोई मरीज देखने को मिल रहा है। उसके लिए आपका क्या जवाब होगा कि उसे कैसा एनवायरमेंट देना चाहिए? ट्रस्टिंग एंड रिलेशनशिप एंड ट्रस्टिंग रिलेशनशिप। ट्रस्टिंग का मतलब एक विश्वास पात्र और एक बढ़िया आपस में रिश्ते बनाने वाला एनवायरमेंट। दूसरा सेफ फॉर प्राइवेसी, उसकी प्राइवेसी मेंटेन रखे। ग्रुप एनवायरमेंट, उसे ग्रुप में डाल दो या नन ऑफ देम। तो प्यारे दोस्तों जो कंफ्यूजन में है उसको ग्रुप में डाल के क्या करोगे, खुद भी कंफ्यूज ग्रुप को भी कंफ्यूज करेगा। ध्यान रखिएगा जो खुद कंफ्यूज है वो ग्रुप को भी कंफ्यूज करेगा। अरे सेफ प्राइवेसी, जो कंफ्यूज है उसको अगर एक पर्सनल रूम में डाल के दरवाजा बंद कर दोगे तो वो अंदर तो कंफ्यूज है, वो सुसाइड कर लेगा, वो गिर जाएगा, वो मर जाएगा, काट देगा, पता नहीं क्या कर लेगा। अरे जो कंफ्यूजन वाले में रिलेशनशिप डेवलप करो, अरे ट्रस्ट डेवलप करो। ध्यान रखिएगा एग्जामिनर के थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, एक तो आता है ट्रस्ट। अरे एक तो क्या डेवलप कर दो, ट्रस्ट यानी मरीज में विश्वास। अरे क्या डेवलप करना है, विश्वास। दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी मरीज ऐसा आता है, अरे जब भी ऐसी परिस्थितियों का कोई मरीज आपके सामने आता है या कोई भी बात देखने को मिलती है जिसमें क्या करना है, सवाल पूछने बातचीत करनी है, तो उसे फ्रीडम देना है। ये कुछ पॉइंट मैं कॉमन बता रहा हूं। हमेशा मरीज को क्या देना है, फ्रीडम देना है। अरे ये फ्रीडम देना है ताकि वो फ्रीडम के साथ चीजों को एक्सप्रेस कर सके। अरे फ्रीडम फॉर एक्सप्रेशन, अरे फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्रेशन। अरे सामने वाले को फ्रीडम देना है ताकि वो अपने आप की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे। अरे वो क्या एक्सप्रेस करेगा, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा। करेगा या नहीं करेगा, करेगा, जिसे वेंटिलेट ऑफ फीलिंग बोला जाता है। अरे इसी को क्या बोला जाता है प्यारे दोस्तों, इसी को बोला जाता है वेंटिलेशन ऑफ फीलिंग। अरे क्या बोला जाता है, वेंटिलेशन ऑफ फीलिंग्स के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट अगर इसके बाद बात करूं, कॉमन सवाल आते हैं कि आपस में बातचीत में सवाल कैसा होना चाहिए, तो ओपन एंडेड सवाल। हमेशा साइकेट्री के अंदर ये कॉमन वर्ड आपको जरूर मिलेगा, ओपन एंडेड क्वेश्चन। देखो ये 4-5 चीजें मैंने जो बोल दी, इसके बाद साइकेट्री का कोई सवाल नहीं जाता है। ये बहुत कंफ्यूजन वाले हैं, सवाल के अंदर कुछ भी पूछे क्या करें क्या नहीं करें, जब ट्रस्ट ऑप्शन आएगा तो उत्तर ट्रस्ट जाएगा। सामने वाले मरीज पे विश्वास जताओ, चाहे सीजोफ्रेनिया है, चाहे मेनिया है, चाहे डिप्रेशन है, अटरम सटरम, कोई पागल है, जानने वाला पागल है, बिना जानने वाला पागल है, अनजान वाला है, कुछ भी है, कैसा भी पागल है, उसके ऊपर जब आप ट्रस्ट डेवलप करोगे, विश्वास पैदा करोगे ना, वो आपकी बात सुनेगा। और बात सुनेगा तभी वो आपकी कहने की बात को मानेगा, दवाई लेगा, हॉस्पिटल जाएगा, वरना मानेगा ही नहीं। अरे मानेगा ही नहीं। आप भी घर वालों की तरह करोगे, नहीं लेनी पड़ेगी, वो लेगा ही नहीं। उस पर विश्वास जताओ और बता भाई यार क्या हो गया यार, कैसे अटरम सटरम ये वो गप्पे मारोगे तो आपस में दोस्ती बन गई। दोस्ती में फिर कुछ भी बोलते हैं तो सब कुछ जायज है। दूसरा, अगर कभी भी सवाल के अंदर बोला जाए कि मरीज से बात कैसे निकलाएं, सुसाइडल पेशेंट है, डिप्रेसिव पेशेंट है, तो उन्हें फ्रीडम दो, वेंटिलेट ऑफ द फीलिंग।
उसे बोल कि तू खुल के बोल, जो है देखा जाएगा, तू खुल के अपनी बात को रख कि क्या माजरा है, कहना क्या चाहता है और करना क्या चाहता है। और सामने वाले को जब फ्रीडम या बात को ऐसे एक्सप्रेशन का बताया जाता है तो वो खुल के अपनी बात को बताता है। नेक्स्ट हो गया ओपन एंडेड क्वेश्चन। जब भी मरीज से बातचीत की जाती है, ओपन एंडेड का मतलब वो सवाल जिसके दोनों किनारे खुले रहते हैं और बात करने को बहुत सारा फ्रीडम होता है, वो कहलाते हैं ओपन एंडेड। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर प्यारे दोस्तों जैसे कि आपने किसी से बातचीत की और अगर उत्तर हां और ना में आता है, वो क्लोज एंडेड कहलाता है। आपने पूछा कि आप शादीशुदा हो, उसने बोला हां, तुम अपना काम से काम करो, बात वहीं रुक गई। वहीं पे आप ओपन एंडेड का मतलब धीरे धीरे, आपने भी नर्सिंग कर रखी है, मैंने भी नर्सिंग कर रखी है, आप भी जॉब करते हो, मैं भी जॉब करता हूं, ये वो बातचीत को बढ़ाने लगे तो बात बढ़ती गई, ये ओपन एंडेड होता है। अरे ये क्या होता है ओपन एंडेड? तो ट्रस्ट, फ्रीडम और ओपन एंडेड, ये तीनों शब्दों को ध्यान रखिएगा। इसी को अपन ने फीलिंग ऑफ वेंटिलेशन के नाम से जाना और यहां राइट आंसर आपका डी चला गया, नन ऑफ देम भी क्या हो गया? गलत। इसी के साथ प्यारे दोस्तों आज के दिन के शब्दों की सीमाओं को यहीं पे देंगे विराम, और उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज के राफेल स्टूडेंट को आज का सेशन लगा होगा जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद वाला। अगर सेशन अपनी ईमानदारी से अच्छा लगता है, आपके लिए रोज क्लास आती है, वो आपको पसंद आती है, तो प्यारे दोस्तों लाइक वाले बटन को दबाने में कोई कमी मत छोड़िएगा, ताकि मेरा जोश जुनून पागलपन पूरा बना रहे। और क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ा करो, चैट बॉक्स में पढ़ नहीं पाता हूं क्योंकि वो राफेल की तरह उड़ जाती है। क्लास के बाद जो कमेंट छोड़ते हो, मैं हर बच्चे का हर दिन रोज कमेंट पढ़ता हूं, वही मुझे मोटिवेशन, वही मुझे ऊर्जा देती है और हर परिस्थिति में बोलती है कि रुकना झुकना थकना नहीं है। क्योंकि ध्यान रखिएगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास में चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो डेफिनेटली मंजिल मिलेगी और अपन अपना मंजिल को पाकर के अपनी सफलता को सुनिश्चित करके दिखाएंगे। तो पूरे जोश जुनून पागलपन के साथ अपनी पढ़ाई को कैरी ऑन कीजिएगा। अपनी माता पिता की आंखों का चमक का तारा बनने के लिए, सफलता को सुनिश्चित करने के लिए रोजमर्रा जिंदगी में मेहनत करें, और मेहनत इतनी खामोशी से करें कि सफलता शोर मचा दे। तो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे, मस्त रहे, बने रहे उत्कर्ष परिवार के साथ, और कर दिखाएगा कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच।